मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आज हम आपको सीआरपीसी की धारा 482 से जुड़ी जानकारी देंगे। हम जानेंगे कि हाईकोर्ट से कैसे मामलों में राहत मिल सकती है। दंड प्रक्रिया संहिता अंतर्गत धारा 482 के अधीन उच्च न्यायालय को अंतर्निहित शक्ति प्रदान की गई है। इस धारा के अधीन उच्च न्यायालय को एक विशेष शक्ति दी गई है। ये शक्ति दिए जाने का उद्देश्य न्यायालय की कार्यवाही को दुरुपयोग से बचाना है, न्याय के उद्देश्य को बनाए रखना है। कोई भी संहिता, अधिनियम, नियम अपने आप में पूर्ण नहीं होते, क्योंकि समय, परिस्थितियां के हिसाब से सब कुछ बदलता रहता है। वक्त के साथ अगर कानून में कठिनाई सामने आती है और न्याय बाधित हो, तो हाईकोर्ट इसमें अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर सकता है, जो सीआरपीसी की धारा 482 के तहत उसे मिला है। ये तो थी बुनियादी जानकारी। हाईकोर्ट की राहत देने वाली शक्ति और धारा 482 से जुड़े तमाम पहलुओं की ज्यादा जानकारी देंगे हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता मनिंद्र दुबे जी। सर, बहुत स्वागत है आपका। अगर आपका इस मसले से जुड़ा कोई सवाल हो तो आप फोन करके राय ले सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0120-6127-937, 0120-6127-938। देखिए, आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर मौजूद है। आप कॉल करके कानूनी राय ले सकते हैं 0120-6127-967, 0120-6127-968। इस पर आप कॉल करके कानूनी राय ले सकते हैं। कानूनी जानकारी के लिए मनिंद्र दुबे जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सर, मेरा पहला सवाल, सीआरपीसी की धारा 482 क्या कहता है और इसके प्रावधान क्या है? सीआरपीसी की धारा 482 जिसे कि दंड प्रक्रिया संहिता भी कहते हैं, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, उसके हिसाब से है कि जहाँ पे उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट को ये लगता है कि किसी मामले में उसको इंटरफियर करने की जरूरत है, हस्तक्षेप करने की जरूरत है, न्याय की मांग ऐसी है, या किसी आदमी को गलत प्रोसेस में कानूनी प्रक्रिया में फंस गया है, उससे उसे निकलने की जरूरत है, तो वहाँ पे वो 482 धारा के पावर का यूज करते हुए उसको वो न्याय दे सकता है। धारा 482 एक अंतर्निहित शक्ति उच्च न्यायालय की, हाईकोर्ट की इनहेरेंट पावर की बात करती है। उसमें जैसे ऐसे शक्तियों का इस्तेमाल कर सकता है जो जिसके लिए कि सीआरपीसी में या किसी भी अलग कानून में कोई प्रावधान नहीं है, बट हाईकोर्ट को लगता है कि अगले आदमी को न्याय देना जरूरी है, तो वो इस अपने इनहेरेंट पावर, अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग करके उसको न्याय दे सकता है। जी जी सर, सीआरपीसी की धारा 482 की जरूरत क्यों पड़ी, इसके बारे में बताइए। जी, पार्लियामेंट कानून तो बनाती है तो बहुत सारे पहलुओं पे विचार करके सोच समझ के बनाती है जी, बट उसके बावजूद भी कई ऐसी चीजें होती हैं जो उससे छूट जाती हैं, नहीं ध्यान में रहता है, या आगे चल के ऐसी कोई नई समस्या आती है जिसके लिए कोई प्रावधान कानून में नहीं रहता है, बट कोई व्यक्ति है जो ऐसे कानूनी प्रावधानों के अंदर में फंस गया है, उसे न्याय की जरूरत है और उसके लिए स्पष्ट प्रावधान नहीं है आपराधिक कानून में, तो वो कोर्ट पे की शरण ले सकता है और हाई कोर्ट उसको उच्च न्यायालय 482 धारा के अंतर्गत अपने अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करके उसको न्याय दे सकता है। जी जी सर, धारा 482 का किन हालातों में इस्तेमाल किया जाता है, इसके बारे में बताइए। जी, बहुत सारे पहलू हैं, जैसे कि सपोज करिए कि किसी आदमी के खिलाफ झूठी एफआईआर हो, तो अब एफआईआर हो गई तो पुलिस को या ट्रायल कोर्ट को फेस करेगा, और झूठा एफआईआर है तो क्यों इस कानूनी पचड़ में पड़े, वो सीधे न्यायालय में उच्च न्यायालय के सामने जाता है और उच्च न्यायालय उसको पाता है कि नहीं, ये गलत तरीके से फंसाया गया, तो 482 के अंदर उसको क्वेश करके उसको राहत दे सकती है। या कई बार ऐसा होता है कि एफआईआर तो हो गई, बट जो दोनों पार्टियां हैं जिन्होंने एफआईआर कराई और जिसके खिलाफ एफआईआर की गई, उनको लगता है कि हम लोग गुस्से में या चाहे ऐसे करके आ गए इस स्टेज पे, लेकिन अब हम आपस में समझौता कर लेते हैं और इस कानूनी प्रक्रिया का अंत चाहते हैं, तो फिर वो भी उच्च न्यायालय की शरण में जाते हैं
और वो उच्च न्यायालय 482 धारा का प्रयोग करके उनके उस क्रिमिनल कार्रवाई को, प्रोसीडिंग को क्वैश कर देता है। इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल मैट्रिमोनियल केसेस में, जहाँ पे मतलब पति पत्नी का विवाद होता है और अक्सर दहेज कानून में FIR दर्ज करा देती है कि अपने ससुराल वालों के खिलाफ, और बाद में लगता है कि हमारा डिवोर्स हो जाए या हमने आपस में समझौता करके अपने अलग अलग लाइफ को एंजॉय करें, तो फिर उनके पास दो ऑप्शन होते हैं कि या तो क्रिमिनल कोर्ट के सामने कार्रवाई को फेस करें या तो हाई कोर्ट जाएं और जल्दी से अपने FIR क्रिमिनल प्रोसीडिंग को क्वैश करवा के राहत की सांस लें। तो वहाँ पे भी हाई कोर्ट उनकी मदद करती है इसी धारा का प्रयोग करके। जी ठीक है सर, धारा 482 के तहत हाई कोर्ट की शक्तियां क्या क्या होती हैं? देखिए, जैसा कि नाम से ही क्लियर है, अंतर्निहित शक्तियां, इनहेरेंट पावर, मतलब ऐसी सारी शक्तियां जो उसको CRPC की धारा, बहुत सारी धाराएं हैं जो उसको स्पष्ट रूप से देती हैं, कुछ स्पष्ट रूप से नहीं भी देती हैं। बहुत सारे चीजें हैं जिसके लिए हाई कोर्ट को पावर सेक्शन से सीधे मिलता है, बहुत सारे जहाँ वो सेक्शन या धाराएं साइलेंट हैं, कुछ नहीं बताती जी। और वहाँ पे हाई कोर्ट को ये लगता है कि न्याय के लिए हमें अपन से कुछ के सामने प्रश्न है, ऐसी समस्या है कि उनको उस सेक्शन से वो चीज, पावर और शक्ति नहीं मिल रही है, तो उस कंडीशन में इस धारा का प्रयोग करके उसको न्याय देते हैं। जी सर, झूठी FIR दर्ज होने पर धारा 482 के तहत राहत कैसे मिलती है? जैसा कि हमने बताया कि झूठी FIR जब होती है तो अगले आदमी को पुलिस समन देती है, तलब करती है, या कई बार FIR कोर्ट तक पहुंच जाती है तो कोर्ट से समन इशू हो जाता है, तो उस आदमी को सिवाय पुलिस या कोर्ट के सामने उपस्थित होने के कोई उपाय नहीं होता। तो उससे बचने के लिए कि अननेसेसरी वो फंसाया गया है, वो हाई कोर्ट की शरण लेता है। अननेसेसरी फंसाने में कभी पुलिस का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, कभी कोई अपोजिट पार्टी है वो उनको उसमें गिरफ्त में ले लेती है, तो उससे बचने का उनके पास सीधा उपाय है कि हाईकोर्ट शरण में, जैसे होता है कि समनिंग ऑर्डर को अक्सर आता है कि उन्होंने, कोर्ट ने जो ही समन उनको इशू किया या पुलिस ने जो ही उनको समन इशू किया कि आप आइए, तो वहाँ पे हाईकोर्ट लेते हैं और हाईकोर्ट को लगता है कि नहीं, ये गलत केस में इनको कॉल किया जा रहा है। वहाँ पे जी सर, आपने झूठी FIR दर्ज होने पर धारा 482 के तहत राहत कैसे मिलती है इसके बारे में तो बता दिया, लेकिन धारा 482 गिरफ्तारी से कैसे बचाती है इसके बारे में बताइए विस्तार से। इसमें हाईकोर्ट उनको इंटरिम स्टे, जैसे अंतरिम राहत दे सकती है कि इनको अरेस्ट नहीं किया जाएगा जब तक कि हम मामले को देख रहे हैं, या उनको जब तक कि पूरी तरह से मामला क्वैश नहीं कर देते हैं, क्योंकि जब वो न्याय की शरण में जाते हैं तो उच्च न्यायालय की तो पुलिस से या विपक्षी पार्टी से भी रिपोर्ट समन करती है, वो पूरे विचार करती है। तो जब तक उस मैटर को सुन के पूरी तरह विचार करके प्रोसीडिंग को क्वैश करेगी, उसके पहले उनको गिरफ्तारी से रोकने के लिए स्टे अरेस्ट बोलते हैं, उसको अरेस्ट स्टे दे देते हैं, उनको इंतरिम राहत, अंतरिम जमानत दे देते हैं। ये बहुत सारे मतलब हाईकोर्ट को पावर है देने का। जी ठीक है सर, हमारे साथ बने रहिएगा, तार बने हुए हैं। सर, आपने ब्रेक से पहले बताया था धारा 482 गिरफ्तारी से कैसे बचाती है, किन दस्तावेजों को धारा 482 की शिकायत में साथ रखा जाता है, इसके बारे में बताइए। जी, जब किसी व्यक्ति को किसी आपराधिक मामले को क्वैश करवाने के लिए हाईकोर्ट की शरण लेनी पड़ती है जी, तो उसमें वो FIR उनके समक्ष रखते हैं। यदि उस मामले में चार्जशीट आ गई होती है तो चार्जशीट को रखा जाता है, प्लस उसके पास अपने पक्ष में क्या क्या दस्तावेज हैं, कौन कौन सी डॉक्यूमेंट हैं और कौन कौन सी चीजें हैं। जैसे सपोज कोई वीडियोग्राफी है, उसको कहा गया कि सपोज कि उसने कहीं किसी जगह पे क्राइम किया कहा जा रहा है, बट उस समय वो कहीं और उपस्थित था और उसके पास वीडियो रिकॉर्डिंग है या कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग है या कोई उसका फोटोग्राफ है, तो ये सारे दस्तावेज हाईकोर्ट के समक्ष वो रखता है, जिससे विचार करके ये देखा जाए कि या वो साबित कर पाए कि उसे इसमें झूठा फंसाया गया है जी। तो इन सारी चीजों को कंसीडर करके फिर हाईकोर्ट ऐसा यदि पाती है कि नहीं, इसको ये आदमी जेन्युइन है, जो कह रहा है वो सही है और इसको इसमें ऐसे ही फंसाया गया है केवल परेशान करने के लिए, तो हाईकोर्ट उसको कंसीडर करके उसके FIR को क्वैश कर देती है। जी सर, रद्द करने वाली याचिका में अंतरिम आदेश पारित करने के लिए हाईकोर्ट की शक्तियों का दायरा क्या क्या है? देखिए, जब व्यक्ति हाईकोर्ट में अप्रोच करता है
कि उसके खिलाफ झूठी केस या झूठी एफआईआर या झूठी कंप्लेंट फाइल की गई है जी। और प्राइमा फेसाई यदि हाईकोर्ट को विश्वास होता है कि इनकी बातों में दम है तो पहले उसको यदि वो अरेस्ट की मतलब शंका होती है तो उसको अरेस्ट स्टे दे देती है। बेल नहीं उसकी हुई रहती है तो इंटरिम बेल दे देती है। या जो नीचे प्रोसीडिंग, जैसे सपोज कि ये मामला कोर्ट में चला गया है, नीचे की कोर्ट में चलने लगा है, तो उसको स्टे कर देती है, प्रोसीडिंग को ही स्टे कर देती है। या सपोज कि पुलिस के पास केवल एफआईआर है और पुलिस उस पर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर चुकी है तो इन्वेस्टिगेशन को भी हाईकोर्ट रोक देती है कि अभी रुक जाओ, हम एफआईआर को कंटेंट को ही देख के ये पहले विचार कर लेते हैं कि ये जो कह रहे हैं कि इनको गलत तरीके से फंसाया गया है वो इनकी बात में कितना दम है। इन सारी चीजों को टेस्ट करने, परीक्षण करने के लिए प्राइमा फेसा यदि विश्वास हो गया उच्च न्यायालय को कि उनकी बातों में दम है तो ये सारी चीजें कर सकती है हाईकोर्ट। सर, प्रशांत भारती वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली केस क्या था और इसका क्या निष्कर्ष रहे? ये रेप केस था, उसमें एक्यूज को या पिटीशन पर ये गलत तरीके से फंसाया गया था। उसमें जिसने कंप्लेनेंट थे उसके बातों में प्रेजेंट में बहुत सारा मतलब कंट्राडिक्टरी बयान था, एक दूसरे से विरोधाभासी बयान था, कभी कुछ कह रही है कभी कुछ कह रही है। तो इसमें ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया था और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि इस तरह के मैटर में हाईकोर्ट को इंटरफियर करना चाहिए था 482 के तहत में। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने उनको गाइडलाइन दिया कि 4-5 उनको 4 मतलब मूल तरीका उनको वो पॉइंट दिया, इस तरह से कहा स्टेज कह सकते हैं या तरीके बताए सुप्रीम कोर्ट ने कि ये यदि 4 एलिमेंट्स या तत्व मौजूद रहते हैं किसी भी प्रोसीडिंग में तो हाईकोर्ट 482 का प्रयोग करके उस आपराधिक केस को क्वैश कर सकती है। जिसमें उन्होंने पहला बताया था कि यदि एक्यूज जिसके खिलाफ एफआईआर या क्रिमिनल प्रोसीडिंग चलाई जा रही है जो भी चीजें बता रहा है, फैक्ट्स बता रहा है या रिकॉर्ड बता रहा है वो काफी मतलब उसमें गहराई है, काफी जेन्युइननेस है, असलियत है और उसकी बातें तथ्य से परिपूर्ण है। वो जो भी कह रहा है उसकी बातों में, जैसे वही मैंने बताया कि सपोज कहीं एफआईआर के लिए बताया जा रहा है कि उसने इस जगह पे ये घटना करी और वो दिखा देता है कि उस दिन या उस जगह पे या कई दिन पहले से वो तो कहीं और था, तो ये एक बहुत बड़ा मतलब उसके पास तथ्य है। तो इस चीज को हाईकोर्ट कंसीडर कर सकती है। दूसरा है कि जो भी मतलब जो अभियुक्त है या जो पिटिशनर है, जो याचिका करता है, वो यदि ऐसी चीजें लेके आता है जो दस्तावेज हैं, उसके पास फोटोग्राफ्स हैं, वीडियोग्राफी है या उसके पास कुछ ऐसे गवाह हैं जो दूर दूर तक उसका इन्वॉल्वमेंट नहीं बता पा रहे हैं, मतलब हर चीजें उसके पक्ष में जा रही हैं कि ये इन्वॉल्व हो ही नहीं सकता है, उन चीजों को हाईकोर्ट को कंसीडर करना होगा। तीसरा उन्होंने बताया था तो जो मेन है कि ये जितनी बातें अभियुक्त या पिटिशनर याचिकाकर्ता द्वारा कही जा रही हैं, यदि इसको जिसने आरोपी करता है, जो शिकायत करता है, कंप्लेनेंट है, जिसने कि ये सारी प्रोसीडिंग एफआईआर या क्रिमिनल केस कर चलाई है या चला रहा है, वो इसको इनकार नहीं कर पा रहा है, इसने ऐसे मटेरियल कोर्ट के सामने रखे कि जिसको मना नहीं कर पा रहा है, झुठला नहीं पा रहा है वो। इन चीजों को हाईकोर्ट को देखना है। और चौथा उन्होंने बताया कि जैसे कि हाईकोर्ट ये देख के लग रहा है यार ये आदमी मतलब ये जेन्युइन फंसा हुआ है, अननेसेसरी ये ट्रायल को फेस करेगा, इसमें इसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, दूर दूर तक ये प्रक्रिया यदि चलाई जाए और जब तक इसका ट्रायल कंक्लूड होगा और अननेसेसरी फंसा रहेगा, कोर्ट का समय इम्पोर्टेंट टाइम भी मतलब वेस्ट होगा, तो इन चारों को यदि पाती है, पॉजिटिव पाती है हाईकोर्ट, तो क्वैश कर सकती है धारा 482 के तहत में। ये सुप्रीम कोर्ट ने 4 मतलब मेन गाइडलाइंस बताई इस केस में और इसी के आधार पर उस केस को भी क्वैश भी कर दिया था, क्योंकि रेप या जो भी केस लगाए गए थे कंप्लेनेंट द्वारा उस एक्यूज या पिटिशनर पे, उसको कहीं से बनता नहीं था, उसके सारी बातों में विरोधाभास था। वो ऑलरेडी मैरिड लड़की थी और जो कुछ भी उस एलिगेशन उसके खिलाफ लगाई थी उसके बहकावे में आना, चाहे उसके बुलाए जगह पे खुद जा रही है, उसको ये बोल रही है कि वो बुला रहा है या नशीला पदार्थ खिला रहा है, ऐसा कुछ पाया ना। जैसे वो बता रही है कि नशीला उसको कोल्ड ड्रिंक दिया गया और उसमें कुछ मिला के दिया गया जिससे वो अनकॉन्शियस हो गई और उसने छेड़खानी का प्रयास किया, जबकि उसके तुरंत बाद ही मेडिकल परीक्षण हुआ, एम्स में हुआ वो भी, और उसमें पाया गया कि उसको कुछ ऐसा दिया ही नहीं गया है।
ये सारे मतलब मटेरियल बहुत ही मतलब गंभीर चीजें उसके अगेंस्ट में खुद पाई गई। तो कोर्ट ने इस पे विचार किया कि ये केस चलाने लायक नहीं है, इसमें अभियुक्त या पिटिशनर का ही हरासमेंट होगा, तो उसने क्वेश्चन कर दिया। और ये 4 मतलब मेन गाइडलाइंस बताई सुप्रीम कोर्ट ने कि इन हाईकोर्ट को धारा 482 का प्रयोग करते समय इन चारों को ध्यान से मतलब देख के इसको फुलफिल करने वाले मटेरियल अवेलेबल है उसी पिटीशन में उनको यूज करके उसको पेश करना है। लेकिन सर आरोपी के हकों को ये फैसला कैसे प्रभावित करता है? देखिए उसका जिसके खिलाफ यदि कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग चल रही है या उसके खिलाफ FIR है, झूठे केस में फंसा हुआ है और हाईकोर्ट को लगता है कि ये सच में झूठा फंसाया गया है, उसको यदि क्वेश्चन कर देती है तो उस क्रिमिनल केस से बरी हो जाता है। फिर उसको न ट्रायल फेस करने होते हैं, न वो आरोपी एक्यूज या अभियुक्त की श्रेणी में रह जाता है। हर चीजें मतलब जैसे मानो कि उसके खिलाफ कोई केस हुआ ही नहीं था, ऐसा मतलब हो जाता है क्वेश्चन करते ही हाईकोर्ट के। सर अगर घरेलू हिंसा की बात करें, उन मामलों की बात करें तो धारा 482 से कैसे संबंध है इसका? देखिए ये एक फिलहाल तो है ये 2005 का अधिनियम, लेकिन अभी भी ये नया है और इसमें विभिन्न हाईकोर्ट के बीच में इस बात पे अभी भी एकता नहीं है। जैसे कुछ हाईकोर्ट घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम को मानते हैं कि एक तरह से ये सिविल नेचर का कानून है और इस पे हमें उस नजरिए से ही विचार करना चाहिए। कुछ हाईकोर्ट कहती है नहीं, ये क्रिमिनल नेचर का कानून है और हमें उस हिसाब से, तो जहाँ क्रिमिनल नेचर का आ जाता है 482 का यूज हाईकोर्ट तभी करती है, क्रिमिनल आपराधिक मामलों में ही करती है। तो हालांकि ये अभी मैटर बड़े लेवल पे जब आएगा, कहीं हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में जाए। कुछ हाईकोर्ट का मत है कि सिविल नेचर का केस होता है, कुछ हाईकोर्ट का मत है आपराधिक नेचर का होता है। तो ये लगता है भविष्य में कहीं डिसाइड होगा, सुप्रीम कोर्ट इसको क्लैरिफाई करेगा जब बहुत ज्यादा कन्फ्लिक्ट आ जाएंगे और ये मैटर वहां तक पहुंचेगा। बट फिलहाल अब ये है कि इसमें BB एक्ट में या घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम में अभी इस तरह का कोई प्रोविजन नहीं है जिसमें कि सीधे आदमी उच्च न्यायालय में जा सके। तो धारा 482 वहाँ पे CRPC की मदद करती है उसको कि यदि DB एक्ट में DB केस में किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई आदेश या अंतरिम आदेश मतलब ऑर्डर, इंटरिम ऑर्डर कुछ भी पास हो गया है, उसे न्याय पाना है, तो वो 482 के अंदर हाईकोर्ट की शरण ले सकता है और वहां से हाईकोर्ट उसको ठीक ऐसे ही जैसे कि क्रिमिनल एक्ट के अंदर के कानूनों को देख के वो न्याय करती है या संरक्षण देती है, वैसे ही इसमें भी मिल सकता है। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और कानूनी राय हमारे दर्शकों को देने के लिए। आज के लिए लीगल हेल्पलाइन में बस इतना ही। नमस्कार।